नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जोगिंदर पटियाल इकलौता ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में हमेशा जनहित की बात करता है। पटियाल आज पहला परीक्षण देश में धड़ल्ले से हो रहे पेपर लीक का जरूर करेगा। आज पटियाल आपको बताएगा कि बिहार में शिक्षा सुधार करने वाले अधिकारी के पाठक के ट्रांसफर का पेपर लीक बीमारी से क्या रिश्ता है, क्यों जब जब के पाठक प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे पेपर लीक महामारी बढ़ती जाएगी और इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। पटियाल की सलाह यह है कि एग्जाम्स को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए, पेपर लीक का झंझट ही खत्म हो जाए। ये क्यों कहा जा रहा है कि तर्कों के साथ समझाऊंगा, क्योंकि आपका आज ये समझना बहुत जरूरी है। पटियाल का दूसरा परीक्षण एक बड़े दावे का है। दावा यह है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी राजनीति में सुधार होगा। तो क्या शिक्षित लोगों की राजनीति स्वच्छ राजनीति की गारंटी दे सकती है? देश की नंबर 1 जेएनयू यूनिवर्सिटी में कल जो रात हिंसा हुई है उसका परीक्षण करके पटियाल आपको डंडाक्रेसी और डेमोक्रेसी का फर्क समझाएगा। पटियाल का तीसरा परीक्षण बहुत मार्मिक है। पिछले साल नवंबर महीने में उत्तराखंड के सिल्क्यारा में एक सुरंग दुर्घटना हुई थी। 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। बड़ी बड़ी मशीनें, विदेशी वैज्ञानिक, सब कुछ आया। पूरी दुनिया की नजर भारत पर लग गई। क्या भारत सुरंग में फंसे लोगों को बचा पाएगा? तब छोटे छोटे इंसान एक रैट की शक्ल में वहां पर पहुंचे और उन्होंने रैट माइनर्स बनकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस सुरंग में घुसकर सभी मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लिया। पूरी दुनिया में वाहवाही हुई। उन्हीं में से एक रैट माइनर वकील हसन साहब की दिल्ली में घर था और उस घर को तोड़ दिया गया, यह कहकर कि अवैध है। बेटी का एग्जाम छूट गया। इस त्रासदी का परीक्षण मैं जरूर करूंगा। क्या इस देश में बसाने का प्लान नहीं है? क्या सिर्फ तोड़ने का ही अभियान है? और चौथा परीक्षण है शुद्ध जल का। 5 मार्च को देश में शुद्ध जल के नतीजे आने वाले हैं। गला सुखा देने वाली जानकारी है ये, समझ गए आप? पानी का गिलास हाथ में रखिए और थोड़ी देर में मैं आपको शुद्ध जल की पूरी रिपोर्ट बताऊंगा। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल आज सबसे पहले देश के युवाओं की बात करेगा। पिछले कई दिनों से मुझे नौजवानों के मैसेज आ रहे हैं। वो शो देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं और कहते हैं कि साहब ओवरेज हो गए, नौकरी नहीं मिलती। जो एग्जाम देने जाते हैं उसके लीक होने की खबर आ जाती है। प्रदर्शन करते हैं तो सुनता कोई नहीं। अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात? इसीलिए आज पटियाल ने तय किया कि वो एक साथ 2 मुद्दों पर बात करेगा। ग्राफिक्स में आप आज 2 लाइनें देख रहे होंगे। इनमें क्या लिखा है? इनमें लिखा है पाठक जब जब प्रतिनियुक्ति पर जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। आईएएस के पाठक की बात तो मैं आगे जरूर करूंगा आपसे। यहां मैं एक सिस्टम को सुधारने वाली कोशिश की और उसमें पलीता लगाने वाले गुनहगारों की बात कर रहा हूं। कल से तमाम जगहों पर एक और पेपर लीक होने के दावे होने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने के बाद कुछ और पेपर लीक हो गए हैं। कहीं खुलेआम नकल किए जाने की बात भी सामने आ रही है, तो कहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि यूपी में 12वीं के 2 पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गए। बोर्ड ने फिलहाल लीक होने से इनकार किया है, लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। इन सारी खबरों के बीच मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के बार बार इस तरह युवाओं की पढ़ाई और उनकी नौकरी के सपने बहते रहेंगे? सियासत में सत्ता बनाने और बचाने के लिए लीकेज रोकने की गारंटी है, तो पेपर लीक रोकने की गारंटी हमें क्यों नहीं मिलती? क्यों जब भी कोई अफसर व्यवस्था में सुधार की कोशिश करता है तो उसे किनारे लगा दिया जाता है? क्यों छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ होता है? अगर पेपर लीक रोक नहीं सकते तो फिर क्यों ना देश में एग्जाम वाले सिस्टम पर ही बैन लगा दिया जाए? जब पता है कि धूल चेहरे पर है तो बार बार आईना क्यों पोंछने की कोशिश हो रही है? पटियाल के सवाल चुभेंगे जरूर आज आपको, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाने के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ना कि देश
2047 तक विकसित बने। हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, उनका भविष्य सुनहरा हो, उनको नौकरी के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जिसमें युवाओं के सपनों को पंख लग जाएं, उन्हें कुचलने की कोई भी हिमाकत ना करे। इसीलिए आज विस्तार से अपनी बात रखने आया हूं आपके सामने और छात्रों की बात आपको सुनाने भी आया हूं। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, सरकार ने परीक्षा रद्द की। आरओ एआरओ का पेपर लीक होने का आरोप, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। बाराबंकी में एलएलबी एग्जाम में छात्रों की सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। ये देखिए, सीधे सीधे नकल। देखिए गाइड, ये देख लीजिए, 2-4 नहीं, पूरे विद्यालय में गाइड है। पेपर लीक होने के दावे पर यूपी बोर्ड की सफाई, कंप्यूटर ऑपरेटर ने ग्रुप पर डाला पेपर। यूपी बोर्ड का दावा, एग्जाम पर नहीं पड़ा कोई असर। ये परीक्षा 2 बजे ही प्रारंभ हो गई थी और 1.25 घंटे बाद ये पता चली थी। सभी बच्चे अंदर थे और बाहर ये पेपर जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता। आप देख रहे हैं कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, पोर्ट सब लगी हुई है। पेपर लीक के दावे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक होने के दावे पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नाराज, परीक्षा दोबारा कराए जाने की उठाई मांग। पेपर को फिर से कराना चाहिए और सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे काफ़ी सख्ती बरती जाए। इस लड़के पा गए हैं पेपर, वो कर लिए हैं, उनका तो बढ़िया गया है, उनको मेरिट में आ जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमसे भी अनुरोध है कि पेपर फिर से कराया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए और इस राज्य में जब विश्वास करते हैं योगी राज में कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी। पूछता है पटियाल, लीक प्रूफ पेपर का अधिकार कब दोगे सरकार? छात्रों और उनके माता पिता की नाराजगी जायज है, इसे समझा भी जा सकता है। पूरे साल बच्चे पेपर देने के लिए मेहनत करते हैं, सोचते हैं अच्छे अंक आएंगे तो बढ़िया कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे तो शानदार नौकरी मिलेगी, फ्यूचर सेट हो जाएगा। यही सपना होता है ना। लेकिन हो क्या रहा है? 2 हफ्ते के अंदर ही पेपर लीक की तमाम खबरें देश की सुर्खियां बनी। बच्चों के हित में पटियाल ने भी इन खबरों को विस्तार से आपको दिखाया और सरकार को भी लगा कि अगर गड़बड़ है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसे राष्ट्रीय पाप बता दिया। सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन कमी उन लोगों में है जो चंद पैसों के लिए लाखों लोगों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए पेपर लीक जैसा गुनाह कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। पेपर लीक वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हो? यूपी सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन और बिना किसी विवाद के पूरा करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं? माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने और पढ़ाई को रोजगार और संस्कार से जोड़ने की दिशा में क्या हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने और पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल माफियाओं और विभाग के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? यह सब हाईकोर्ट ने पूछा। अदालत के सवाल तीखे हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। आप जानते हैं, एक पेपर लीक के लिए कैंडिडेट कितनी तैयारी करता है? उसके लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए, दिन रात मेहनत करता है वो। परिवार के पास अगर पैसा नहीं होता तो दूसरों से मांग कर, कर्ज लेकर तैयारी करवाते हैं वो उसकी, बस इसी उम्मीद में कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन होता क्या है? होता यह है, पिछले 7 साल में देश में 80 बार 80 पेपर लीक हो चुके हैं। इसके चलते 1.5 करोड़ युवाओं पर इसका असर पड़ा है। 1.5 करोड़ कम आंकड़ा नहीं होता है।
कई ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, वो ओवरेज हो गए। हर साल 3 करोड़ कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अगर औसतन एक बच्चे की तैयारी पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं तो कुल खर्च कितना हुआ? सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे आप। 6 लाख करोड़ होता है। जितना आंकड़ा मैंने बताया उस हिसाब से यह पैसा बता रहा हूं। जी हां, 6 लाख करोड़। यह वो रकम है जो केंद्र सरकार गरीब मजदूरों के लिए बनाई गई अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती है सालाना। यानी जन कल्याण की योजनाओं पर सालाना बजट एक तरफ और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी पर कैंडिडेट का खर्च दूसरी तरफ। अब आप ही तय कीजिए कि कैंडिडेट्स का नाराज होना, गुस्सा होना लाजमी है या नहीं है। आप बताइए। यही बात आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने भी कही है। क्या कहा उन्होंने कहा किसी भी सिस्टम और परीक्षा में 5 बड़ी आए वर्ष पेपर लीक हो रहे हैं, पठन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, शिक्षा माफियाओं का बोलबाला है, यह भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाते हैं। जब पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेपर वायरल होगा। भी जो पैसा दे करके एग्जाम सेंटर बनवाएगा तो उससे कमाने का अपना आसान बनाएगा। बहुत ही गंभीर रही कि यह बच्चों के साथ खिलवाड़ होने के लिए हम नहीं बैठे हैं और इस पर हम कुछ एक्शन करेंगे। निश्चित रूप से इस पर एक्शन होगा। किसी भी सिस्टम और परीक्षा के लिए कौन सी 5 बड़ी बातें होती हैं, अब मैं वो बताता हूं आपको। विश्वास, मान्यता, उद्देश्य, स्पष्टता, सटीक, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सफलता का पैमाना सबके लिए बराबर रहे। लेकिन परीक्षा के परिणाम से जो महत्व और फायदा मिलता है वो बेईमानी के लिए जगह तैयार करता है। तो इस बेईमानी को रोकने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला ये कि डिग्री या नौकरी पाने के लिए उसका जो महत्व है उसको कम कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, उसके एग्जाम के महत्व को घटाना चाहिए। फिनलैंड में क्या है, 16 साल की उम्र तक छात्रों की परीक्षा नहीं ली जाती है वहां पर और ना ही उनको कोई होमवर्क मिलता है। डेनमार्क में क्या है, डेनमार्क में स्कूली शिक्षा में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है उसे। वहां स्कूल अटेंड करने के लिए परीक्षा जरूरी नहीं है। ग्रेजुएशन तक कोई फीस नहीं लगती है वहां पर बच्चों की। मतलब हमारे यहां भी बच्चों के एग्जाम केवल एक योग्यता भर हो, असली काम उसके बाद शुरू होना चाहिए, जैसे कि दूसरे देशों में एडमिशन टेस्ट के बाद होता है। एक निश्चित अंक पाकर लोग क्वालिफाई करते हैं और फिर अन्य योग्यता यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आधार पर एडमिशन पर मोहर लगती है। नौकरी के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है कि ये परीक्षाएं सिर्फ क्वालिफाइंग हो, यानी इससे आप उत्तीर्ण होकर क्वालिफाई कर गए। नौकरी देने के लिए फाइनल स्टैंडर्ड्स कुछ और तय किए जाने चाहिए। जब तक नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और राजनीति से दूरी नहीं बनाई जाएगी, नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों को परीक्षा पत्र बनाने वाली संख्याएं परीक्षा कराने वालों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिनकी नैतिकता, जिनकी ईमानदारी स्थापित हो चुकी हो, जिनकी नियुक्तियां केवल राजनीतिक आधार पर हो। ये समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलेगा और नैतिकता ऐसी चीज नहीं जो अलभ्य हो, वो पाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पटियाल ने शुरू में आईएएस अफसर केके पाठक की बात क्यों की थी, उसका क्या औचित्य था। इसकी वजह है केके पाठक अब दिल्ली आएंगे, वो भी डेपुटेशन पर। इस खबर पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाठक ने बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए बड़ी मेहनत की। कई ऐसे फैसले लिए जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दूसरे राज्यों के समांतर हो जाए, उन जैसी बन जाए, ताकि वहां के बच्चे भी बाकी राज्यों की तरह पढ़ने लगे। पाठक साहब ने और क्या क्या किया वो भी पटियाल आपको आज बताएगा। पाठक साहब ने स्कूलों में जाकर सरप्राइज चेकिंग शुरू की। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से टीचर्स की अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने की कोशिश की। बच्चों की अटेंडेंस और मिड डे मील की क्वालिटी को जांचने के लिए दौरे किए स्कूलों के। सरकारी स्कूलों में ही इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग का इंतजाम हो, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की। बच्चे स्कूल ना छोड़ें, ड्रॉप आउट रेट कम हो, अलग से टीचर्स की इसके लिए ड्यूटी लगाई। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि केके पाठक साहब के एटीट्यूड को मुद्दा बना दिया।
नेताओं ने के पाठक को हटाने के लिए राज्यपाल तक से शिकायत की और यह सब इसलिए किया क्योंकि पाठक साहब सख्त फैसले ले रहे थे, व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। के पाठक जैसे अफसरों की जरूरत बिहार जैसे राज्यों को क्यों है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया कि आखिरकार बिहार के 5.5 लाख बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ रहे हैं। इसमें से 27,000 तो विदेश चले गए क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी उनको बिहार में। इसलिए बच्चों ने कहा कि भाई माँ बाप को कि आप हमें दूसरे राज्य में भेजिए। अब सोचिए, अगर एक बच्चे की पढ़ाई पर औसत खर्च 20,000 रुपए है तो फिर बिहार के ये बच्चे 1100 करोड़ रुपए हर महीने और साल में कितने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और वो कहां जा रहा है पैसा? दूसरे राज्यों में या फिर किसी अन्य देश में। अगर बिहार में ही अच्छी एजुकेशन मिल जाए इन बच्चों को तो फिर ये पैसा बिहार में ही रह जाता, वो बिहार के विकास के काम पर लगता। शायद इसीलिए के पाठक जैसे अफसरों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर अब डेपुटेशन पर दिल्ली आना पड़ रहा है और उनके सेंट्रल डेपुटेशन को राज्य सरकार से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। वैसे पदाधिकारियों को मैंने पहले भी कहा था, डिस्ट्रक्टिव पदाधिकारी को नहीं होना चाहिए। आप आईएएस कंप्लीट किए हैं तो आईएएस का तरीका होना चाहिए, अपने आप को ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। और ईगोइस्ट जो भी होगा उसके खिलाफ में आम आवाम भी रहे। इगोइस्टिक होने की बात चल रही है। नेताओं की ईगो कितनी होती है ये आप और हम सभी अच्छी तरह समझते हैं। इनको अफसरों की ईगो नजर आ रही है। खैर, इस फैसले पर सियासत होगी, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा पेपर लीक की बीमारी कैसे रोकी जाए ये है। पटियाल का यह मानना है कि अब वो वक्त आ चुका है जब ज्यादा से ज्यादा नए प्रयोग किए जाएं। एक एग्जाम पास करके नौकरी और डिग्री पाने की रीति को बदलना होगा, लेकिन नए तरीके अपनाने वाले पाठक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए जाते हैं। तो भला पेपर लीक कैसे रुकेंगे? यहां दो बातें करनी है आज आपसे। पहली कि एग्जाम फ्रॉड रोकने और उनकी जांच करने के लिए अलग से खास एजेंसी होनी चाहिए, पेपर लीक वालों को फौरन सजा मिले। और दूसरी सबसे जरूरी बात वो ये है कि स्कूल से लेकर नौकरी तक नया सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए कई एक के पाठक जो हैं उनको काम पर लगाया जाए, ना कि उन्हें काम से हटाया जाए। चलिए, अब पटियाल देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का परीक्षण करने वाला है। आपको डंडाक्रेसी और डेमोक्रेसी का फर्क समझाएगा। लेकिन पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, विचारों की लड़ाई ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे और समझदार लोग जब विचारों की पोटली में हिंसा का बारूद भरें और यूनिवर्सिटी को जंग का अखाड़ा बना दें तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आएंगे तो कैसे राजनीति को वो चमकाएंगे? क्योंकि दावे तो यही होते हैं ना कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी देश की राजनीति में सुधार होगा। तो क्या डंडाक्रेसी से सुधार होगा? दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव के लिए एक मीटिंग हुई। बैठक में इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को चुना गया। यहीं लेफ्ट और राइट के विचार टकराए और बखेड़ा खड़ा हो गया। लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों में जमकर लात घूसे चले, डंडे भी चले और सिर भी फूटे। दोनों गुटों में खून खराबा किया। ये दोनों पर आरोप है एक दूसरे का। राजनीति का पैंतरा भी यहां आजमाया गया। हिंसा का इल्जाम एक दूसरे पर लगाया गया। जेएनयू में विचारों की जंग ने लोकतंत्र को कैसे लाठी तंत्र बनाया, पढ़े लिखे लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स की पिक्चर अब पटियाल आपको दिखाएगा। इसमें राजनीति और एक्शन दोनों ही भरपूर हैं। वाहरी राजनीति अजब है तेरी माया। डंडे के जोर पर डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी बनाना कोई तुझसे सीखे। दानिश को छुड़ाइए ना, आप छुड़ाइए ना उसको। वीडियो कर भाई। पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति में आए तो राजनीति सुधर जाए। अब इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? जेएनयू के ये पढ़े लिखे लोग राजनीति के लिए
क्या देख रहे हैं, ये देखिए। लोकतंत्र को राजनीति के डंडे से लाठी तंत्र बनाती ये भीड़ आम नहीं है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, होशियार है, होनहार है। ये आम आदमी एमए से कम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल वाले को और पीएचडी वाला एमफिल वाले को डंडे से पीट रहा है। डंडा न हुआ जैसे डेमोक्रेसी में नई विचारों की परिभाषा हो गई। दानिश को छुड़ाइए ना, आप छुड़ाइए ना उसको। वीडियो कर भाई। देख लीजिए, पढ़ी लिखी पीढ़ी राजनीति को नई धार देने निकली है। सिर पर साइकिल उठाए इस पढ़े लिखे होनहार डिग्रीधारी को देखिए। ये पॉलिटिक्स की साइकिल दौड़ाना नहीं, पटकना सीखें। हो सकता है पुराने नेताओं को नई सोच से पटकने की विधा सीख रहे हो। गजब है। राजनीति में थप्पड़ की बड़ी वैल्यू है। पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में इसका भी स्पेशल कोर्स है। देखिए, थप्पड़ एक विचार के विरोधाभासी गाल पर रसीद हुआ और राजनीति चमक गई। ये समझदार क्या खाक राजनीति चमकाएंगे? राजनीति की चमक के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। पढ़े लिखे भी बहा रहे हैं। देखिए, माथा फूटा है, किस्मत नहीं, लहू से लथपथ है। इसी से नई चमचमाती राजनीति की इबारत लिखेंगे क्या? मुट्ठी बंद लाख की और खुल गई तो खाक। इसलिए मुट्ठी भींच भींच कर राजनीति के मुंह पर मुक्के मारे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, नई राजनीति में नया ज्ञान मिलेगा। जेएनयू जैसे रिकॉर्ड वीर है, A++ ग्रेड है, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। लेकिन मुई राजनीति नई हो या पुरानी, विचारों की तलवार कमान से निकालती है। तो पढ़े लिखों को विचारों की तलवार म्यान से निकालती है, तो पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना देती है। हैरानी होती है ये सब देखकर। पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट वाले राइट को रॉन्ग बताते हैं और राइट वाले लेफ्ट को। राइट वाले कहते हैं कि लेफ्ट वाले डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं और भरोसा करते हैं तानाशाही पर। लेफ्ट वालों का नजरिया राइट वालों के लिए अलग है। वो इनके विचारों को खोखला मानते हैं। इसी वैचारिक मतभेद में पढ़े लिखे और समझदार लोग भिड़ते हैं। लेकिन पटियाल ये पूछना चाहता है कि विचारों का टकराव तो सही है, लेकिन लाठी डंडे वाले टकराव को कोई क्यों बर्दाश्त करे भैया? एक तरफ जेएनयू के विद्वान छात्र हैं, दूसरी ओर देश के राजनेता। अब इन तस्वीरों का परीक्षण करें तो सवाल उठता है कि क्या पढ़े लिखे यूं ही सहिष्णुता की बात करते हैं, विभिन्नता में एकता की बात करते हैं? कहते हैं विचारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सहनशीलता का स्तर देखिए इनका, विरोध का तरीका देखिए इनका। और हैरानी की बात यह है कि यही जेएनयू वाले देश की राजनीति में नेताओं की डिग्री खोजते हैं, मौजूदा राजनीति में कमियां निकालते हैं, नेताओं को लड़ाने भिड़ाने वाला कहते हैं। जेएनयू तो यूं डेमोक्रेसी का स्मारक है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी चल रही है तो दूसरी ओर यूपी, हिमाचल जैसे सूबों में परंपरागत नेता सत्ता, नोट और वोट का बवाल मचाए हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में ये दोनों नहीं होने चाहिए, कतई नहीं चाहिए। पढ़े लिखे की राजनीति में कब उबाल आता है? तब जब पुराने विचार नए विचारों से टकराते हैं। जेएनयू नए विचारों की धुरी है, जहां विवादों की नई पुरानी परंपराएं हैं। इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया। और टॉप कैटेगरी में कौन आया? टॉप कैटेगरी के कुछ विवादों का एक ग्राफ आपके लिए लेकर आया हूं। फरवरी 2016 की बात है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाले कथित विवादित नारे लगे। 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की
फांसी का विरोध हुआ। इल्जाम किस पर आया? तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर। कन्हैया अब कांग्रेस पार्टी में है, उस वक्त नहीं थे। 2019 में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए, तब भी बवाल हुआ था, याद होगा आपको। पढ़े लिखे समझदार लोगों की राजनीति में कब कब जेएनयू की धरा पर खून बहाया गया, आपको यह भी बताना चाहिए। पटियाल इसका भी डाटा आपके लिए जुटा कर लाया है। बात 1980 की है। जेएनयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ। 46 दिनों तक जेएनयू बंद रही। 2020 में नकाबपोश गुंडों ने परिसर में प्रवेश किया और कथित तौर पर लेफ्ट छात्रों पर हमला किया, तब भी बड़ा बवाल हुआ। 2022 में मांसाहारी भोजन परोसने पर कैंटीन कर्मचारियों और छात्रों पर एक ग्रुप ने हमला किया था, तब भी यहां पर बवाल हो चुका है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब एक और काम की बात, और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि पढ़े लिखों का यह जानना जरूरी होता है। एक नेता एक वक्त की जरूरत होता है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर डंडाक्रेसी करने वाला कोई नेता हमें नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए। जनरल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी का एक सर्वे हुआ और इसकी रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया वो आपको सुनाता हूं, जो राजनीति के पढ़े लिखे नेताओं के महत्व को समझाने वाली रिपोर्ट है, इसलिए एक इसके आंकड़े पर गौर कीजिएगा। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में सालाना आर्थिक विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा 0.3% से 0.45% ज्यादा तक होता है। मान गए ना आप? मतलब उनका ग्राफ विकास का ज्यादा रहता है साधारण आदमी की बजाय। चुनाव में मतदान के लिए जाना तो ये आंकड़ा याद रखना, क्योंकि आप भी वोट करते हैं, हम भी वोट करते हैं, तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। लेकिन ये भी जरूर याद रखिएगा कि पढ़ा लिखा डेमोक्रेसी वाला हो, डंडाक्रेसी वाला नहीं। जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल को आपसे उस सिस्टम की बात भी जरूर करनी है जिसमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का मास्टर प्लान तो है, लेकिन गरीबों को बसाने के लिए ना तो कोई नीति है ना नियत होती है। पटियाल ये बात आपको क्यों कह रहा है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले आप ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर किसकी है? पहली तस्वीर आज से ठीक 3 महीने पहले की है। उत्तराखंड में टनल धंसने से 41 मजदूर वहां फंस गए थे। बचाने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी, तो रैट माइनर्स ने मलबा खोदकर कई घरों के चिराग बुझने से बचा लिए थे। ऑपरेशन कितना लंबा चला था आपको पता है ना, हमने भी कवर किया था। इसमें एक रैट माइनर का नाम था वकील हसन। दूसरी तस्वीर दिल्ली के उस घर की है जहां रैट माइनर वकील हसन रहते हैं, जिसने मजदूरों की जिंदगी तो बचा ली थी लेकिन अपना घर नहीं बचा पाए। वकील हसन के घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर तोड़ दिया है। वकील हसन की तमाम कोशिशों के बावजूद घर पर बुलडोजर चल गया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया उनका। किसी के लिए भी इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है कि जिसने उत्तराखंड में फंसे हुए 41 बेटों की जान बचाई, वो रैट माइनर वकील हसन अपनी खुद की बेटी का सपना टूटने से नहीं बचा पाया। हम 2 रात से यहीं पे हैं और मेरी मांग कोई इतनी नाजायज़ नहीं है सर। हम लोग, आपको पता ही होगा, हम लोग अब से 2 महीने पहले सिलकारा में गए थे और 41 लोगों को अपनी जान पे खेल के लेके आए थे वहाँ से, और इस सरकार ने हमें ये सिला दिया। हमारी कोई मांग नहीं, मैं बताता हूँ आपसे, ना तो हमें पैसा चाहिए इनसे, ना हमें इनसे प्लॉट चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे सब्सिडी चाहिए और ना मेरा राशन कार्ड चाहिए। मुझे मेरा सिर्फ एक घर चाहिए जो मेरा घर था। मुझे सिर्फ जो मैंने किया है ना, मैं मानूंगा मुझे मेरा करने का फल मुझे सरकार ने दे दिया। मुझे मेरा घर वापसी दे, जितना फुर्ती उन्होंने, जितनी जल्दी उन्होंने मेरा मकान तोड़ने की की है, उतना ही जल्दी मुझे मकान बना कर दे दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। आप देखेंगे इस तरह भी मकान बने हुए, इस तरह भी मकान बने हुए, और मेरे सामने भी। किसी और मकान के ऊपर डीडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया? नहीं सर, स्पेशली मेरे ऊपर चलाया गया बुलडोजर। उत्तराखंड टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जब सफल हो गया था तो वकील हसन ने सरकार से यह अपील की थी कि उनका घर तोड़ा ना जाए, और यह भरोसा भी मिला था सरकार से कि कोई उनका घर छुएगा तक नहीं। लेकिन हुआ क्या? अवैध बताकर जमींदोज कर दिया गया। उसी मकान के मलबे के नीचे वकील हसन की बेटी का सपना भी दब गया। हसन की बेटी, जिनका नाम अलीजा है, 10वीं की परीक्षाएं दे रही हैं,
लेकिन एग्जाम के बीच में ही डीडीए ने घर तोड़ दिया। किताबें और नोट्स घर के अंदर मलबे के नीचे ही दब गए और अलीजा बोर्ड परीक्षा में एक पेपर में शामिल नहीं हो पाई। बच्ची की बोर्ड परीक्षा छूट गई। साल भर की मेहनत बेकार हो गई। पूरा परिवार घर के हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन परीक्षा छूटने से अलीजा के बर्बाद हुए वक्त की भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। ये बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और GSKV स्कूल से। आपके एग्ज़ाम भी थे, परीक्षाएं भी चल रही हैं क्या? जी, होम साइंस का था मेरा कल का और वो छूट गया क्योंकि मैं नहीं जा सकी, क्योंकि पापा की तबीयत पापा बहुत रो रहे हैं, अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं सारा घर तोड़ दिया, कुछ सामान बस कुछ लोगों ने निकाल दिया, हमारे पड़ोसी ने, रिलेटिव्स जो थे उन सब ने निकाल दिया, बाकी सब कुछ अंदर दब गया। पापा के सर्टिफिकेट वगैरह, हमारे रिजल्ट, मेरी बुक्स, कॉपी वगैरह सब कुछ अंदर दब गया। कहा जा रहा था पहले उनको उत्तरकाशी टनल सेवियर्स 41 लोग नहीं 41 घरों की जान बचाई उन्होंने, 41 घर बचाए हैं। तो अब उस एक का ही घर तोड़ दिया गया जिसने बचवाया था, जिसने योगदान दिया था। मैं भी बच्चों को फ्री में पढ़ाती हूँ। हम सब ने तो, मेरे दादा भी फौज में थे, मेरे ताऊ भी, सब, मेरे पापा ने भी इतना बड़ा काम करा, लेकिन उनका ही घर तोड़ दिया गया, वकील हसन का घर। क्योंकि मेरे पापा ने उनसे कुछ नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि इस मकान पे डीडीए की नज़र है, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे हो। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को पटियाल कहीं भी जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तब क्यों होती है जब उसे इमारत या निर्माण की शक्ल मिल जाती है। जमीन पर उतरने और अवैध बस्तियां बसने से पहले अतिक्रमण पर नकेल कसने के लिए सरकारें क्यों कोई नीति नहीं बनाती? इसलिए कि क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स अतिक्रमण की टूल किट है? शहर शहर अवैध बस्तियां बस कैसे जाती हैं? अवैध निर्माण को बिजली कैसे मिल जाती है? ये मेरे कुछ सवाल हैं सरकारों से, उस सिस्टम से जो इन बस्तियों को या इन अवैध निर्माणों को जब ये बन रहे होते हैं आंखें मूंद कर देखता रहता है। अगली बात, पानी की सप्लाई कैसे पहुंच जाती है इन तक? सरकारी सुविधाएं कौन शुरू करवा देता है इनके यहां पर? आप किसी भी शहर में चले जाइए, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, एक दो नहीं तमाम अवैध बस्तियां, कॉलोनियां और अतिक्रमण आपको खुलेआम मिल जाएंगे। लेकिन जब ऐसे अवैध निर्माण हो रहे होते हैं तो प्रशासन या संबंधित विभाग सोता क्यों रहता है? मेरा सवाल इतना है। अतिक्रमण की सूचना पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? अवैध प्लॉटिंग या कॉलोनियों का पता क्यों नहीं चलता? या चलता है, चुपचाप बैठे रहते हैं? वोट बैंक है इसलिए। आजकल तो कोई अपराध होता है तो बुलडोजर चलने लगता है, दावा होता है कि निर्माण अवैध था इसलिए तुरंत गिरा दिया गया। समझ नहीं आता कि अपराधियों के अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत कैसे मिल जाती है जबकि बड़ी बड़ी बस्तियां बस जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। गरीब का निर्माण सही है या गलत, यह तय करने में दिक्कत आखिर आती क्यों है? पटियाल का सवाल सीधा सीधा है, क्या इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? सिर्फ अपने वोट पक्के करने के लिए पार्टियां और सरकारें ऐसी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर आंखें क्यों मूंदे रखती हैं? लेकिन ऐसा होता क्यों है, अब यह समझ जाइए। शहरों और महानगरों में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रवासियों को बसाने का कोई ठोस प्लान हमारे यहाँ है नहीं। इसीलिए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है और अवैध कॉलोनियों को नियमित करना हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाता है। अवैध बस्ती सालों में आबाद होती है, लेकिन बर्बाद करने से पहले उचित समय भी नहीं दिया जाता और गरीब लाचार आदमी एग्जाम देने वाली बेटी की कॉपी किताब तक भी निकाल नहीं पाता। चलिए, इस समस्या का कोई इमीडिएट समाधान दिखता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही कह दिया कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है। अवैध कब्जे के मामले पर देश की 2 अदालतों ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है, यह बताना आपको बहुत जरूरी है। अतिक्रमण पर दोनों अदालतों ने क्या कहा है, पटियाल ये आपको सुनवाता है उसी के अंदाज में, जैसे कि यह मुद्दा कितना गंभीर है ये अदालतों को भी पता है। दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को रोकने की याचिका आई तो कोर्ट ने अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए एक्शन रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली में अतिक्रमण की हालत यह है कि कोई इंडिया गेट खरीद कर वहां भी अपना घर बना ले। गुजरात में एक मंदिर पर बुलडोजर चलने के लिए, उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कार्रवाई रोकने से
ये कहते हुए इनकार कर दिया कि भारत में मंदिर का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का एक और तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में क्या कहा? घर की छत देश के नागरिक का बुनियादी हक है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जब सरकार घर जैसी मूलभूत जरूरतमंद पूरी करने में नाकाम हो जाती है तो अतिक्रमण की सामान्य संस्था है वो जन्म लेती है, वो मुश्किल जन्म लेती है। तो पटियाल की मांग यही है कि देश की सरकारें 1998 में बनी हैबिटेट नीति को, अतिक्रमण को उसके मुताबिक हटाएं, गरीब को घर दिलाएं, वकील हसन की बेटी के एग्जाम का इंतजाम भी करवाएं। अब खबर आपके पीने के पानी की। बचपन से ही सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है और जल जीवन दोनों की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की इस बात का है कि देश के करोड़ों लोगों को आज भी शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा। पानी पर पॉलिटिक्स खूब होती है, कहीं फ्री में पानी देने का वादा करके तो कहीं फ्री में पानी को टैंकर माफिया के जरिए बेचकर वोट कमाने का या मोटा मुनाफा कमाने का फॉर्मूला अक्सर हमारे देश में चलता रहता है। पटियाल को आपके पानी की चिंता है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आज आपके शुद्ध पानी का परीक्षण करना ही है। आपके शहर का पानी कितना साफ है, आपको शुद्ध पानी कितनी जरूरत होती है, क्यों जरूरी होता है, यह भी बताना है। अशुद्ध पानी देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाता है मालूम है? सब कुछ आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले उन शहरों के बारे में जान लीजिए जो शुद्ध पानी पिलाने में टॉप पर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने भारत सरकार की एक सर्वे करवाया। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि देश के सिर्फ 46 शहरों में ही नल से शुद्ध पानी मिल रहा है और इनमें भी पुरी, नवी मुंबई, कोयंबटूर, पुणे, नागपुर और सूरत शुद्ध पानी पिलाने के इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सर्वे में 10% शहरों के सैंपल ही 100% लेकर उनको पास किया गया, लेकिन वो क्लियर कितने हुए? 10%, 100 में से 10%। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सर्वे के 485 शहरों में यह सर्वे किया गया, यानी 485 से सैंपल लिए गए और सर्वे में क्या पता चला कि 46 शहरों में ही लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है। सर्वे के लिए सरकार ने 5,20,000 घरों से डाटा भी इकट्ठा किया। 25,000 घरों से पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए और सर्वे में कितने शहर पास हुए? सिर्फ 10। बड़ी बात यह भी है कि शुद्ध पेयजल सर्वे के लिए उन शहरों को चुना गया था जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। पानी की गुणवत्ता और सप्लाई को सर्वे का आधार बनाया गया। अटल अमृत योजना का यह सर्वे सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और नवंबर 2023 तक लोगों के घरों से डाटा इकट्ठा किया गया इसका। अब आपको बताता हूं कि आखिर शुद्ध पानी क्यों जरूरी होता है। हमारे देश में अशुद्ध पानी और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर लोगों के 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। शुद्ध पानी, स्वच्छता और सफाई की कमी के चलते हर साल देश में 4 लाख लोगों की मौत होती है पानी के कारण। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अशुद्ध पानी साल 2050 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 6% का नुकसान पहुंचा सकता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए भी काला धब्बा है। देश में लाखों लोग अशुद्ध पानी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शुद्ध अशुद्ध का व्यापार कर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। मैं वाटर प्यूरिफायर बिजनेस की बात कर रहा हूं। देश में वाटर प्यूरिफायर का सालाना कारोबार कितना है? 8,000 करोड़ रुपए का। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश में सिर्फ 50% लोग ही शुद्ध पानी पी पा रहे हैं या जिनको शुद्ध पानी मिल रहा है। यह मेरा दावा नहीं है, यूनिसेफ का दावा है। 500 शहरों में सर्वे के लिए अटल अमृत योजना 1.0 जून 2015 में लॉन्च की गई थी। तब इस योजना का बजट 77,000 करोड़ रुपए का था। देश की 4700 यानी 4,700 अर्बन लोकल बॉडीज के सर्वे के लिए साल 2021 में अटल अमृत योजना 2.0 लॉन्च की गई थी। बजट रखा गया था 2,99,000 करोड़ रुपए। अटल अमृत योजना के तहत साफ पानी, सीवर कनेक्शन, सेप्टेक प्रबंधन यानी जो आपका वेस्टेज जाता है उसका प्रबंधन और पानी की निकासी पर काम किया गया। लेकिन नतीजा क्या रहा?
आज भी करोड़ों घरों में पानी की समस्या जस की तस है। एक और दिलचस्प फैक्ट आपको बताना है जो बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि पानी नहीं मिलने की वजह से सूखा प्रभावित इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में 22% की वृद्धि देखी गई है, बढ़ोतरी हो गई है 22% उसमें। ग्रामीण इलाकों की 54% महिलाएं दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आती हैं पीने के लिए, गुजर बसर के लिए, जिसमें औसतन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाके में पानी लाने के लिए एक महिला को 5 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। आप शहरों में रहते हो तो सोचिए कितना मुश्किल काम है ये पानी की खातिर। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब समस्याओं का भैया समाधान क्या है। समाधान के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, वो आप भी सुन लीजिए क्या बोलते हैं। शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में ऐसे भी क्षेत्र हैं वहाँ इतना पानी है कि एक आदमी को दिन में 400 लीटर से ज़्यादा पानी मिल सकता है। पर अगर आप संगम विहार रह रहे हैं तो वहाँ आपको 50 लीटर पर पर्सन पानी मिलेगा एक दिन में। तो एक गैर बराबरी है पानी के बंटवारे में जो शहर में नज़र आती है, और इसलिए कुछ लोगों के पास बहुत पानी होता है, कुछ लोगों के पास कम पानी होता है। जहाँ तक बात आई कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है समाधान भी वहीं आना चाहिए। तो पहला है पानी के संरक्षण, कंजर्वेशन का। घर के स्तर पे भी हमारा पानी का वेस्टेज तो होता ही है। जहाँ तक हमारे बड़े संयंत्र हैं, जहाँ हमारी बड़ी पाइपलाइंस हैं, जहाँ हमारे सप्लाई सेंटर्स हैं, वहाँ भी पानी वेस्ट होता है। तो अगर हम पानी वहाँ से निकलता रिश्ता रहेगा तो पानी का वेस्टेज बढ़ता रहेगा, तो फिर आपकी आपूर्ति में कमी आएगी। 5 मार्च को देश में शुद्ध पानी के नतीजे आने वाले हैं। बस 3 दिन का समय बाकी रह गया है। इसे आप 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2050 तक देश की अर्थव्यवस्था का 6% नुकसान अशुद्ध पानी की वजह से होने वाला है। चलिए पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके कमेंट्स देख लेते हैं। आपने कल के शो पर क्या लिखा है। मौर्य साहब क्या लिखते हैं। जगविंदर पटियाल जी, भारत में लैब की जो दशा है उसका सिर्फ 1% हिस्सा आज आपके शो में पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाया। मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूं, लैब में क्या क्या होता है जानता हूं। आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करता हूं, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, टेस्ट सिर्फ NABH या NABL से ही कराएं। ठीक है मौर्य साहब, हम भी यही कह रहे थे कल। संजीव त्रिपाठी क्या कहते हैं। ABP न्यूज जगविंदर पटियाल, एक्सीलेंट कवरेज ऑन सच ए यूजफुल टॉपिक ऑफ साइबर हैकिंग फ्रॉड due to use of public charging using USB chargers. There is lack of awareness and also people not being careful, being too busy. हम इसीलिए आपको जगाते रहते हैं त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। पब्लिक इंटरेस्ट में एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम भी उछाल रहे हैं, आपका सहयोग मिलता रहेगा, सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। चलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब सोमवार को रात 9 बजे आपसे होगी मुलाकात। शुभ रात्रि।